नमस्ते। हम सबने सुना है कि अंग्रेजों ने हमें रेलवे दी, कानून दिया, अंग्रेजी सिखाई, कितने तोहफे। पर सवाल ये है कि क्या ये सच में तोहफे थे या फिर इन तोहफों के पीछे एक बहुत बड़ी, एक बहुत भयानक कीमत छुपी हुई थी। चलिए आज इसी सच को जानते हैं। जानकारों की माने तो लगभग 200 सालों के राज में अंग्रेजों ने भारत से इतनी दौलत लूटी थी। जी हाँ, $45 ट्रिलियन। ये रकम इतनी ज्यादा है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो देखिए, एक तरफ है वो चीजें जिन्हें अक्सर उपहार कहा जाता है और दूसरी तरफ है वो कीमत जो भारत ने असल में चुकाई। ये कहानी इसी फर्क को समझने की है। सोचे, एक वक्त था जब दुनिया की पूरी इकोनॉमी का लगभग एक चौथाई हिस्सा यानी 24% अकेले भारत का था। और वहां से हम दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बन गए। ये विकास की कहानी नहीं हो सकती है। ये कहानी है लूट और बर्बादी की। तो कहानी शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से। वो कंपनी जो एक व्यापारी का मुखौटा पहनकर भारत आई थी, लेकिन जिसका असली मकसद धीरे धीरे पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ही तबाह करना था। और ये सब कोई हादसा नहीं था, ये एक पूरा प्लान था। पहले किसानों को मजबूर किया गया कि वो खाने का अनाज छोड़कर नील उगाएं। नतीजा, उनकी जमीनें बंजर हो गईं। फिर निशाना बने हमारे वो कारीगर जिनके हुनर का लोहा पूरी दुनिया मानती थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ब्रिटेन की मिलों का सस्ता माल भारतीय बाजारों पर कब्जा कर सके। और जुल्म की हद तो तब हो गई जब दुनिया का सबसे बारीक मलमल बनाने वाले बुनकरों के अंगूठे ही काट दिए गए। ये सिर्फ एक अत्याचार नहीं था, ये था एक आर्थिक कत्ल जिसका मकसद भारत के हुनर को जड़ से खत्म करना था। देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के बाद अब बारी थी मौत के उस खेल की जिसे इतिहास के सबसे भयानक अकालों में गिना जाता है। और जैसा कि हम देखेंगे, ये कोई कुदरती आफत नहीं थी। हम बात कर रहे हैं 1943 के बंगाल अकाल की। ये अकाल किसी सूखे या फसल खराब होने की वजह से नहीं आया था। ये पूरी तरह से ब्रिटिश नीतियों का नतीजा था। इसे मानव निर्मित नरसंहार कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो ये हुआ कैसे? बड़ा सीधा सा हिसाब था। भारत का सारा अनाज यहाँ के लोगों के मुंह से छीनकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे ब्रिटिश सैनिकों के लिए यूरोप भेज दिया गया। और यहाँ क्या हुआ? लाखों भारतीय सड़कों पर भूखे मरने लगे। हालत ये थी कि माँओं के पास अपने बच्चों को पिलाने के लिए दूध तक नहीं बचा था। जब उस वक्त के ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को इस तबाही के बारे में बताया गया, तो उनका जवाब सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा, अगर लोग मर रहे हैं तो गांधी अब तक जिंदा क्यों है? इससे पता चलता है कि उस हुकूमत की नज़र में हमारी जिंदगी की क्या कीमत थी। इस एक मानव निर्मित अकाल में सिर्फ 1 साल के अंदर 40 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। 40 लाख। आर्थिक शोषण, फिर भूख से मौत, और जब इससे भी मन नहीं भरा तो शुरू हुआ सीधी हिंसा और कत्ले आम का दौर। ये थी जुल्म की इंतहा। भारतीय इतिहास में ये एक ऐसी तारीख है जिसे खून से लिखा गया है। एक ऐसा दिन जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जगह थी अमृतसर का जलियांवाला बाग। बैसाखी का दिन था। हजारों निहत्थे लोग, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, शांति से विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उस बाग से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही संकरा रास्ता था। उस खौफनाक मंजर को बयां करते हुए एक चश्मदीद ने कहा था, हम चीख रहे थे, दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोलियां चलती रहीं। 1650 राउंड। कई लोगों ने जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी और वो कुआं लाशों से भर गया। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का हुक्म दिया था और गोलियां तब तक चली जब तक वो खत्म नहीं हो गई। और जरा सोचिए, इस नरसंहार को अंजाम देने वाले जनरल डायर को जब लंदन वापस भेजा गया तो उसे सजा नहीं मिली, बल्कि स्वॉर्ड ऑफ ऑनर यानी सम्मान की तलवार से नवाजा गया। उसे इनाम मिला। और जो कोई भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाता, उसे अंडमान की सेल्यूलर जेल भेज दिया जाता था, जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता था। ये सिर्फ जेल नहीं, ये एक टॉर्चर चेंबर था, जहां आज़ादी के दीवानों को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ने के लिए हर तरह की यातनाएं दी जाती थीं। लेकिन इतने जुल्म और शोषण के बाद भी भारत की जो आत्मा थी वो नहीं टूटी। अब हम बात करेंगे उस हिम्मत की, उस जज्बे की, जिसने आज़ादी की लड़ाई को हमेशा जिंदा रखा। भगत सिंह की वो निडर मुस्कान, सुभाष चंद्र बोस का वो जोशीला जज्बा और गांधी जी की वो अटूट जिद।
ये वो ताकतें थीं जिन्होंने मिलकर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो हमें ये हमेशा याद रखना होगा कि ये आज़ादी हमें तोहफे में नहीं मिली है। वो पुरानी इमारतें, वो रेलवे की पटरियां, उन सब के नीचे हमारे अनगिनत पुरखों के खून और पसीने की कहानी छिपी है। तो इन सब तथ्यों को जानने के बाद एक सवाल तो मन में उठता है, क्या आज ब्रिटेन को अपने उन तमाम गुनाहों के लिए भारत से औपचारिक रूप से माफी नहीं मांगनी चाहिए?